सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि आप सभी को पता है हम प्यारे प्यारे 10 क्वेश्चंस करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस में से जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो करंट से होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम स्टैटिक से होते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक डे में कंप्लीट करवाते हैं इस सीरीज़ के साथ। अगर आपको फ़ायदा उठाना है डेली बेसिस पे तो आप डेली बेसिस पे इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसमें से आपको क्या करना है, अभी जैसे मैं करवाने वाली हूँ, आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करो, ठीक है। अपना आंसर खुद लगाओ कि भाई डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। और अपना आंसर जब आप खुद लगा लोगे उसके बाद आप आंसर देखो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो है क्वेश्चन ठीक हुआ है, गलत हुआ है, आप सही सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, आपको रियल टाइम चेक मिल जाए आपकी थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपके 10 क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे और मैक्सिमम आपकी 5 मिनट लगेंगे इसमें। 5 मिनट कैसे? आप बोलोगे कि मैम आप तो 10 मिनट का लेक्चर बनाते हो, 5 मिनट कैसे लगेंगी? 5 मिनट इस तरीके से लगेंगी, अगर मान लो कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आप उसको क्या करो, डबल स्पीड में करो, ठीक है। और इस वीडियो को देखो, ठीक है। डबल स्पीड में आप करके देखोगे, 10 मिनट की वीडियो होगी, आपको 5 मिनट लगेंगे। ये मानो आप 24 घंटे में से 5 मिनट दे रहे हो और उसमें से आपके 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लिया करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो और कमेंट्स में कमेंट भी कर दिया करो कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंपल सा हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो देख लेते हैं हम कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है डिफ्लेशन। बोल रहे हैं डिफ्लेशन रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन इवन दो प्राइसेस आर राइजिंग इट इज हैपनिंग एट अ स्लोअर रेट ईच पासिंग मंथ। सेकंड बोल रहे हैं डिसइन्फ्लेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा? डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो एग्जैक्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है? डिफ्लेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन उसका जो रेट है वो कम है। तो ये जो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो है डिसइन्फ्लेशन, और जो डिफ्लेशन होता है वो होता है एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो दोनों ही की जो डेफिनेशंस है वो अपोजिट दे रखी हैं। तो डिफ्लेशन क्या होता है? एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें जनरल प्राइसेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन तो हो रहा है, प्राइसेस तो राइज कर रहे हैं लेकिन वो स्लोअर रेट से कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट है हमारी रिफ्लेशन। रिफ्लेशन टिपिकली फॉलोज डिफ्लेशन। बिल्कुल रिफ्लेशन टिपिकली डिफ्लेशन को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी मेकर हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पंप अप करने की कोशिश करते हैं। कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके मोर एंड मोर, और इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ताकि मोर एंड मोर मनी आए इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन बढ़े। उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को दोबारा लाने की कोशिश रिफ्लेशन, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि गलत दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि गलत दे रखा है, ठीक है। अब हमें बतानी है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बतानी है करेक्ट कौन सी है। तो करेक्ट तो केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है। क्योंकि अब आपको समझ में आया क्यों हमारी केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डिफ्लेशन की मीनिंग क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन की मीनिंग क्या होती है और रिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये क्या है? बेसिक है, ठीक है। बेसिक्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना इकोनॉमिक्स के तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर कंसिडर्ड एज क्लाइमेट इंजीनियरिंग। किन टेक्नोलॉजीज को क्लाइमेट इंजीनियरिंग बोला जाता है? देखो आपको सभी को पता होगा क्लाइमेट इंजीनियरिंग बोला किसको जाता है। सबसे पहले तो अर्थ पे क्या चल रही है? ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो मेनली प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में दो मेन चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक तो सन से जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा आती है,
ठीक है। तो या तो सन की रेडिएशन को कम कर दो, और एक CO2 का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, CO2 का वो ज़्यादा होता है, तो CO2 को कम कर दो। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो। तो ये मतलब जो दो तरीके हैं, जिस तरीके इन दो तरीकों में या तो आप टेम्परेचर कम कर रहे हो या CO2 के एब्जॉर्प्शन को रोक रहे हो, तो ये अगर आप ये दो काम कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, क्लाइमेट इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हो या टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये दो काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्लाइमेट इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो इंजीनियरिंग से, थ्रू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एरोसोल इंजेक्शन। तो इस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इससे स्ट्रेटेजिक एरोसोल इंजेक्शन में क्या होता है, एरोसोल्स को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि सन से आने वाली रेडिएशन क्या हो जाए, एरोसोल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, वो अर्थ के अंदर एंटर ही ना करें। सेकंड है मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। बिल्कुल ये भी एक टाइप की क्या है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग टेक्निक है। इसमें ये भी एक प्रपोज टेक्निक है अभी, ठीक है, जिसमें जो क्लाउड्स उनको ब्राइटर बना दिया जाएगा ताकि इनकमिंग सनलाइट ही ना आ सके। मतलब समझ रहे हो, इतने मतलब मैरीन क्लाउड के मतलब क्लाउड को इतना ब्राइट बना दिया जाएगा ताकि वो भी क्या करे, जो सन से आने वाली रेडिएशन उनको रिफ्लेक्ट कर दे। मिरर इन दी स्पेस, वही भी सेम काम करेगा, ठीक है। ये तीनों काम आपको किसके लिए लग रहे हैं, ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के लिए लग रहे हैं। किसके लिए हैं ये, सोलर रेडिएशन के मैनेजमेंट के लिए लग रहे हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के लिए लग रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एरोसोल इंजेक्शन, मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, मिरर इन द स्पेस। फोर्थ है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। कार्बन स्टोरेज मतलब CO2 को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, CO2 को एडजस्ट कर रहे हो आप। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्बन कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। फिफ्थ है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो डायरेक्ट आप एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो, और दूसरा बायो एनर्जी आप बना रहे हो तो उसमें आप स्टोर कर रहे हो। तो दोनों में ही आपको क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हो, दोनों ही CO2 को रिमूव करने में हेल्प करेंगी। तो बिल्कुल, तो ये दोनों CO2 को रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो सारी ही जो टेक्निक्स है वो क्लाइमेट इंजीनियरिंग में कंसिडर की जाएंगी। तो आप सभी को पता चल गया। और क्लाइमेट इंजीनियरिंग में भी कौन सा पार्ट प्ले करेंगे, क्या वो CO2 के रिमूवल में हेल्प करेंगे या टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो हमें बताने कौन से ऑप्शन करेक्ट है क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में। तो भाई सारे ही करेक्ट है, वैसे देखा जाए तो सारे ही करेक्ट हैं, ऑल 5 करेक्ट है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इस क्लाइमेट इंजीनियरिंग में भी डिवाइड कर दे कि भाई मतलब सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के लिए कौन सा है और CO2 के सिक्वेस्ट्रेशन के लिए रिमूवल के लिए कौन सा, तो भी आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फर्दर क्लासिफाइड कर रखा, और मेंस के लिए भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेंस के लिए भी ध्यान रखना है कि अगर हमें क्लाइमेट इंजीनियरिंग करनी है तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस में यूज़ की जा सकती हैं। 5 प्रैक्टिसेस के आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। आजकल आपको पता ही भाई मेंस कैसा आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ध्यान रख लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली की ज्योग्राफी वेदर कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। बोल रहे हैं दिल्ली की ज्योग्राफी और वेदर कंडीशन के बारे में हमें बताना है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। भाई बहुत सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन हो सकता है। बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे जो प्रिवेलिंग डायरेक्शन होती है विंड की वो ईस्टर्ली होती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस टाइम पे जो विंड होती है वो ईस्टर्ली होती है, वो बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल करती है और वो मॉइस्चर और रेनफॉल लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं जैसे ही मानसून विड्रॉ करता है जो प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन होती है विंड की वो नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल वो नॉर्थ वेस्ट हो जाती है और वो क्या लेके आती है, पार्टिकुलेट मैटर लेके आती है। जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह एरिया से वो पार्टिकुलेट मैटर लेके आती है। थर्ड है फॉल इन टेम्परेचर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज पोल्यूशन लेवल। बिल्कुल पोल्यूशन लेवल क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, टेम्परेचर फॉल हो जाता है और मेनली नीचे ठंड रहती है, ठीक है, नीचे ठंड रहती है और मेनली फोग टाइप का एटमॉस्फेयर हो जाता है, स्मोक बन जाता है, ठीक है। जो पोल्यूटिंग हवाएं वो क्या बना लेती है, स्मोक बना लेती है। तो बिल्कुल उससे भी पोल्यूशन लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता था। तो तीनों ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी एयर पोल्यूशन में। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी किस में कंट्रीब्यूट करेंगी, हमारी मतलब एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया क्या, सी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर तो नहीं हो रहे हो, ठीक है, कोई नहीं बोर हो रहे हो तो क्या कर सकते हैं, बोर हो रहे हो तो यार क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अब बताओ, देखो अभी क्या हुआ था, आप सभी को पता है रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, रेलवे का सुना था ना आपने, 2 ट्रेन टकरा गई थी। तो फिर भाई अब उनके लिए कौन वो करेगा, तो एक कमीशन है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। बोल रहे हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रैवल एंड ऑपरेशंस एज लेड डाउन इन रेलवे एक्ट 1989। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
तो रेलवे में ट्रैवल के लिए जो सेफ्टी है या रेलवे के जो ऑपरेशंस हैं वो सेफ रहें, उसको कौन डील करता है, इन मैटर्स को डील कौन करता है, CRS, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। किस एक्ट के अंडर ले डाउन किया गया था, रेलवे एक्ट 1989 के अंडर इसको ले डाउन किया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट इज वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CRS। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करे, की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, CRS की, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की। थर्ड बोल रहे हैं इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आप एक सिंपल सी बात सोचो, बेशक ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, लेकिन अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर होगा तो रेलवे की मिनिस्ट्री अपने ही चीज़ों को क्यों गलत बताएगी, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर होता है। नहीं, ये किसके अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर होता है। किसके अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, ताकि इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कर सके उस डिपार्टमेंट की। किसी डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंट रेगुलेशन कब हो सकती है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कब हो सकती है, जब वो चीज़ वहाँ से इंडिपेंडेंट हो, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ से इंडिपेंडेंट हो, कोई बर्डन ना हो। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही होगी तो भाई मिनिस्टर बोलेंगे कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और चीज़ें क्या क्या, मैम ये तो 2 चीज़ें आप होगी, 3 चीज़ें होगी, ठीक है। और चीज़ें क्या क्या, देखो सबसे पहले कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात है ना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर आप पूछोगे लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, लखनऊ में। दूसरी चीज़, इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। कौन करते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसको क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। वो प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र भी होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जितने भी मैटर्स अगर रेलवे सेफ्टी से होंगे तो उसके लिए अगर बात करें प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र कौन होते हैं, तो वो यही होते हैं, कौन से, कमिश्नर ऑफ, मतलब जो भी होते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी रेलवे सेफ्टी से मैटर होते हैं उसमें, ठीक है। और क्या बताएं इसमें, तो ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है इसके बारे में। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक रेलवे के बारे में बता रही हूँ, रेलवे बोर्ड कब बना था। अब आपके बारे, अब क्या है, मतलब आपके उसमें आएगा रेलवे बोर्ड कब बना था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेलवे बोर्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1905 में एस्टैब्लिश किया गया था रेलवे बोर्ड को। किस एक्ट के अंडर, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 आया था। कौन सा, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट आया था 1905 का, उसमें रेलवे बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। रेलवे बोर्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो बहुत पहले रेलवे बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या रेलवे मतलब में जो सेफ्टी वगैरह के लिए कोई कमेटी बैठी है क्या, ताकि मतलब रेलवे सेफ्टी की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब आज़ादी से पहले, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारी एक कमेटी बैठी थी, याद रखना, AHL माउंट कमेटी, AHL माउंट कमेटी बैठी थी, ठीक है, रेलवे सेफ्टी के लिए। कब बैठी थी, AHL माउंट कमेटी बैठी थी। कब बैठी थी, 1939 में बैठी थी। कब बैठी थी, 1939 में बैठी थी। इसने रिपोर्ट दी थी 1939 में, 1940 में इसने रिपोर्ट दी थी। 1939 में बैठी थी, 1940 में इसने रिपोर्ट दी थी। AHL माउंट कमेटी बैठी थी। तो याद रखना, मतलब आज़ादी से पहले रेलवे सेफ्टी के लिए एक कमेटी बैठी थी, AHL माउंट कमेटी। रेलवे बोर्ड याद रखना, वो भी पहले बना था। CRS का मैंने बता दिया किस एक्ट के अंडर बना है, ठीक है। ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, क्या चीज़ें, देखो मोटी मोटी चीज़ें 2-4 चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। इनको याद रखना, कहीं पे भी लिख लेना ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मेरे ख्याल से आसान लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, है ना। नहीं लगा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। सबसे पहले, फॉर मीजल्स द सिम्टम्स अपीयर्स अराउंड 10 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर टू वायरस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मीजल्स अगर होगा आपको तो जो अगर वायरस के एक्सपोजर के 10 से 14 के बाद आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे। दूसरा बोल रहे हैं, WHO रिकमेंड दैट मीजल्स वैक्सीन मस्ट बी गिवन ओनली इन कॉम्बिनेशन लाइक मीजल्स रूबेला और मीजल्स मम्स रूबेला।
क्या ऐसा लग रहा है कि WHO रिकमेंड करेगा कि मीजल्स, अगर आपको मीजल्स हुआ है तो आप मीजल्स ओनली की भी वैक्सीन ले सकते हो, ऐसा नहीं है आप केवल आपको कॉम्बिनेशन में ही लेनी है। मीजल्स ओनली मतलब केवल मीजल्स की भी वैक्सीन आप ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आपको कॉम्बिनेशन में ही लेनी है। थर्ड है, इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कवर्स इम्यूनाइजेशन फॉर मीजल्स, बिल्कुल इसमें इम्यूनाइजेशन कवर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो भाई अब आप बोलोगे ये मीजल्स की बात क्यों आ रही है, मीजल्स की बात क्यों कर रहे हो मैम, क्यों मीजल्स। देखो याद रखना 2019 में इंडिया ने टारगेट सेट किया था। सबसे पहले तो हमारा टारगेट था कि हम 2020 तक मीजल्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, मीजल्स और रुबेला दोनों को। लेकिन फिर वो टारगेट मिस हो गया। 2019 में लगा कि भाई हम 2020 तक तो नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं 2023 तक तो हम कर ही देंगे। ठीक है, अब आ गया 2023, ख़त्म तो अभी भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मीजल्स अभी न्यूज़ में है। ठीक है, ध्यान रखना 2023 हमने टारगेट रखा था, अब हम शायद उसको भी मिस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2023 भी जाने वाला है, ये तो मीजल्स खत्म नहीं हुई। अब मीजल्स आप सभी को पता है, ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि मीजल्स जो है एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, और मेनली बच्चों को बहुत ज़्यादा, ये जो मतलब यूथ यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, और जो माल न्यूरिश चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। ठीक है, माल न्यूरिश जो चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें कर देती है, मतलब सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके, जिसके ब्लाइंडनेस, इंसेफेलाइटिस, डायरिया, ईयर के इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, इस टाइप की भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो रुबेला, मतलब ये तो आपने, और ये किससे होती है, आरएनए वायरस होता है ये टाइप का। ठीक है, आरएनए वायरस होता है, एक चीज़ ध्यान रखना जो भी होती है। अब थोड़ा सा रुबेला के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रुबेला क्या है, इसी टाइप की डिजीज़ है, इसको जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम इसके साथ आता है, जर्मन मिजल्स भी इसको बोलते हैं। ये भी कंटेजियस है, लेकिन माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, जो मेनली बच्चों में होता है और यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक है, और रुबेला वायरस इसको कोज करता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, ये मतलब मेनली कौन इसको कोज करता है, रुबेला वायरस इसको कोज करता है, और ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और वो भी क्या था हमारा, ये भी हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए था, ऊपर वाला मतलब जो हमारा मिजल्स होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। और बहुत सारे क्या बोलते हैं, वुमेन में भी कुछ चीज़ें, प्रेग्नेंट वुमेन में भी मतलब बहुत डेथ भी कोज कर सकता है, कुछ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी कोज कर सकता है, जिसको कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रुबेला और मिजल्स दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बेशक इनके थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, जैसे कि रेड रैशेस दोनों में होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट वायरस से होते हैं। और मतलब जो मिजल्स होती है वो उतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस या उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती जितनी मिजल्स होती है। तो मिजल्स हाई लेवल की मान लो कि बहुत हाई लेवल की बीमारी है, और रुबेला थोड़ी सी कम लेवल की मान लो। वायरस दोनों के अलग हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी दोनों के सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक है, तो अब आप बोलोगे चलो इंडिया ने तो मिस कर दिया, क्या ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे ये ख़त्म भी हो चुके हैं, ये मतलब जो ये चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी हैं। ठीक है, मिजल्स का एलिमिनेशन मतलब जिन्होंने मतलब 2021 में 5 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने मतलब सस्टेन किया है, वेरीफाई किया है और सस्टेन किया है कि उन्होंने भाई मिजल्स को एलिमिनेट कर दिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो बोल रही हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है। एक तो है भूटान। ठीक है, भूटान में मिजल्स बोल रहे हैं हमने ख़त्म कर दिया है। एक है DPR कोरिया। ठीक है, एक है DPR कोरिया, एक है मालदीव्स, हमारे पास के कंट्रीज़ हैं सारे, ये देख लो। ठीक है, श्रीलंका वाले भी बोल रहे हैं हमारी कंट्री में मिजल्स है ही नहीं। और उसके बाद एक कंट्री है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते। तो ये कंट्रीज़ हैं जो 5 कंट्री बोल रही हैं भाई हमने तो मिजल्स को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, 2 कंट्री हमारे आसपास ऐसी भी हैं जो बोल रही है हमने रुबेला को ख़त्म कर दिया। कौन सी, रुबेला को भी कर दिया, एक तो मालदीव्स और एक है श्रीलंका। एक है मालदीव्स, एक है श्रीलंका, ये चीज़ ध्यान रखना। ये बोल रही है हमने तो रुबेला को भी ख़त्म कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रख लेना इनको। ये बोल रही है हमने तो रुबेला को भी ख़त्म कर दिया, 2021 की ये रिपोर्ट बता रही हूँ मैं। ठीक है, और एक और चीज़ मेरे को बताओ, चलो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका तीनों मिलके कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मेरे को उसमें बताना। ठीक है, इनकी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है, बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, हिंदी नाम है, चलो मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन सी तीनों मिलके कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। बोलोगे मैम ज़्यादा ज्ञान दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी आ जाते हैं भाई।
टाइम हो गया। सबसे 6th क्वेश्चन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है, मतलब बोल रहे हैं कि मतलब गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है ताकि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देख सके, तो उसका क्या काम नहीं है। सबसे पहले इंश्योरिंग दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बिल्कुल भाई ये तो काम है। इंश्योरिंग दैट लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये भी काम है। इंश्योरिंग द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल भाई ये भी काम है, नहीं तो भाई वो बोल देगा प्रेसिडेंट रूल लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तीनों ही काम है उसके, तो बिल्कुल इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई उसका काम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो गया डी, ये सारे ही काम है भाई उसके, तो क्या बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाओ, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले बोल रहे हैं दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 368। क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया, हजार चीजें लिख दी हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन डिफाइन नहीं है कहीं पे। सेकंड बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड वेलफेयर स्टेट आर वन ऑफ द एलिमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें, तो ये भी है भाई। थर्ड है नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली। तो भाई एक बात बताओ, अगर आर्म्ड रेबिलियन होगा तब तो क्या नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी? तब भी लगेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आर्म्ड रेबिलियन होगा तब भी तो लगेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान सा क्वेश्चन था और फर्दर डिटेल्स देखनी है कौन सा लेक्चर देख सकते हो, पॉलिटी का, ठीक है। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज करा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ ये क्या बोलता है, ठीक है। लगाओ जल्दी से, जल्दी लगाओ, क्या है आर्टिकल 131 क्या बोलता है? क्या बोलता है? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए सीधे कहाँ जाओ? सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ये बोलता है, ठीक है। तो स्टेट्स कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर, ठीक है। ये कौन सा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आपने सुना होगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें डायरेक्ट आप जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 131 के अंडर ये प्रोवाइड किया गया है। आसान क्वेश्चन था, अब ये भी गलत करोगे तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें बताना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी के। बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपने विजन की टेस्ट सीरीज भी देखी होगी उसमें भी बता चुकी हूँ। बोल रहे सारे मेंबर सबसे पहले तो इलेक्टेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, इलेक्टेड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई केवल हाउस ही के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, स्पीकर या चेयरमैन वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। सेकंड बोल रहे हैं इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स टू स्पीकर और चेयरमैन, बिल्कुल ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई वो अपने रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को दें हाउस के। थर्ड बोल रहे हैं इट मस्ट हैव द स्टेटस ऑफ ए कंसल्टेटिव कमेटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कंसल्टेटिव कमेटी डिफरेंट होती हैं। कंसल्टेटिव कमेटी सारी जो चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी की वो कंप्लीट नहीं करती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। कंसल्टेटिव कमेटी डिफरेंट है, ये अलग है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट्री कमेटी का इनमें से कौन सा है? बी है, केवल एक ही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। अगर आप कर रहे हो बिल्कुल आसान है, ये स्टैटिक वाले पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हमें बताना है किसके बारे में? लोकसभा स्पीकर जी के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं स्पीकर प्रोरोग करते हैं ऑनगोइंग सेशन ऑफ लोकसभा को। आप सभी को पता है स्पीकर क्या करते हैं, क्या प्रोरोग करते हैं? प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड बोले स्पीकर जितने भी बिल्स हैं उनको अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट के असेंट से पहले, बिल्कुल अप्रूव तो करते हैं। थर्ड बोल रहे हैं स्पीकर जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को क्या करते हैं? हेड करते हैं। तो अच्छा बेटा आपने ये सेकंड मतलब गलत कर दिया है, ठीक है, यही देख रही थी मैं, ठीक है। सारे बिल को अप्रूव करते हैं वो, केवल स्पीकर क्या बताते हैं? मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है, केवल उसको चीज़ देखते हैं। अगर लोकसभा ने कोई चीज़ पास कर दी तो अपने आप ही प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दी वो क्या करेंगे? तो मनी बिल को वो केवल डिसाइड करते हैं, मनी बिल है कि नहीं है, सारे बिल्स को नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट तो रॉन्ग है ही, सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड बोल रहे स्पीकर हेड्स द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। आप सभी को बताया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को कौन करता है? अब मान लो कैबिनेट में किसी को अपॉइंटमेंट करना है, फाइनल उसको कौन हेड करेंगे? पीएम हेड करते हैं, ठीक है। और क्या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ लोकसभा कहीं सुनिए? ये कमेटी तो है ही नहीं, ये कमेटी तो है ही नहीं सबसे पहले। दूसरी चीज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को कौन हेड करते हैं? पीएम हेड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमें बताने करेक्ट भाई, करेक्ट तो कोई भी नहीं है, आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई सारे ही क्वेश्चन आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी भी आपको अगर इसमें बोरिंग लग रहा होगा ना तो आज के सेशन में आपको कुछ नहीं
नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन इसी तरीके से करने के लिए क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डेली बेसिस पे ऐसे ही मजे मजे में अपने 10 क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा जो प्रीलिम्स पास करने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। फिर हम मेंस पास करने का सपना पूरा करेंगे और उसके बाद हम क्या लग जाएंगे, उसके बाद में इंटरव्यू रह जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू पास करना होता है, तो इंटरव्यू पास करना, उसके बाद आप IAS IPS जो भी आपकी सर्विस हो प्रेफरेंस की वो भर के और आप पास हो जाना, ठीक है। मज़े लेना, ठीक है, ज़िंदगी के। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you have subscribed the channel also, if you have shared with your friends also, then also thank you very much.